न्याय दर्शन तीसरा अध्याय दूसरा आनेक 50वां सूत्र पूर्व पक्ष। द्रव्य में अपने गुण और दूसरे के गुण भी पाए जाते हैं। जैसे जल में द्रवत्व अपना गुण और उष्णत्व अग्नि का गुण पाया जाता है, ऐसे ही सब पदार्थों में कुछ गुण अपने होते हैं और कुछ अन्य पदार्थों के योग से आते हैं। अब ये संदेह होता है कि शरीर में जो चेतनता मालूम होती है, ये उसका अपना गुण है या किसी अन्य पदार्थ का। इसका उत्तर देते हैं 51वां सूत्र उत्तर पक्ष। शरीर किसी दशा में भी रूप आदि से रहित नहीं होता, किंतु चेतनता से रहित शरीर देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि चेतनता शरीर का धर्म नहीं है। जैसे उष्णत्व जल का धर्म नहीं किंतु अग्नि का है, उससे रहित जल हो सकता है। ऐसे ही चेतनता जो किसी अन्य का धर्म है, उससे रहित शरीर हो सकता है। यदि कहा जाए कि संस्कार सहित शरीर का धर्म है, तो भी ज्ञान के ना रहने और उसके कारण के बने रहने से ऐसा होना सिद्ध नहीं हो सकता। अब इस पर शंका करते हैं 52वां सूत्र पूर्व पक्ष। जैसे पकाने से गुणांतर की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही शरीर में भी चेतनता की उत्पत्ति हो जाएगी। अर्थात किसी वस्तु में पहले जो गुण नहीं होते, पाक होने पर उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही शरीर के परिपक्व होने पर उसमें चेतनता की उत्पत्ति हो जाएगी। अब इसका उत्तर देते हैं 53वां सूत्र उत्तर पक्ष। पाक से जो गुण उत्पन्न होते हैं, वे पूर्व गुणों के विरोधी होते हैं। अर्थात बीज में जो उत्पन्न होने का गुण है, वह पाक होने पर नहीं रहता। सारांश ये कि पूर्व गुणों के साथ पाकज गुणों का कुछ संबंध नहीं रहता, परंतु शरीर में चेतनता के विरुद्ध कोई दूसरा गुण देखा नहीं जाता। यदि चेतनता शरीर का गुण होती, तो वह जब तक शरीर है तब तक उसमें रहती, परंतु शरीर के रहते हुए भी चेतनता उसमें नहीं रहती, इसलिए वे शरीर का धर्म नहीं। इसी अर्थ की पुष्टि में दूसरा हेतु देते हैं 54वां सूत्र उत्तर पक्ष। कुल शरीर में चेतनता व्यापक है, अर्थात शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं जिसमें चेतनता ना हो। तो क्या शरीर के सारे अवयव चेतन माने जाएंगे? यदि शरीर के प्रत्येक अवयव में चेतनता की उपलब्धि होने से उनको चेतन माना जाएगा, तो एक शरीर में अनेक चेतन होने से उनका ज्ञान भिन्न भिन्न होगा, किंतु ऐसा नहीं है। इसलिए चेतनता शरीर का धर्म नहीं। अब इस पर आक्षेप करते हैं 55वां सूत्र पूर्व पक्ष। चेतनता सारे शरीर में मौजूद नहीं है, क्योंकि शरीर के रोम और नख आदि में उसकी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए ये कहना कि चेतनता सारे शरीर में व्याप्त है ठीक नहीं। अब इसका उत्तर देते हैं 56वां सूत्र उत्तर पक्ष। जहां शरीर का लक्षण कहा गया है, वहां चेष्टा और इंद्रियों के आश्रय को शरीर कहा है। इसलिए त्वचा पर्यंत ये शरीर है, केश और नख उससे बाहर है, क्योंकि इनमें ना तो चेष्टा पाई जाती है और ना ही ये कोई इंद्रिय है और ना किसी इंद्रिय के अधिष्ठान है। इसलिए केश और नख शरीर नहीं है। इसी अर्थ की पुष्टि में दूसरा हेतु देते हैं 57वां सूत्र उत्तर पक्ष। शरीर के गुण दो प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष जैसे रूप आदि, दूसरे अप्रत्यक्ष जैसे गुरुत्व आदि। परंतु चेतनता इन दोनों से विलक्षण है। यहाँ मन का विषय होने से इंद्रियों से ग्रहण
नहीं की जाती और ज्ञान का विषय होने से अप्रत्यक्ष भी नहीं। इसलिए चेतनता शरीर का धर्म नहीं। वादी आक्षेप करता है। 58वां सूत्र पूर्व पक्ष। रूपादि गुणों से चेतनता को विलक्षण मानकर जो उसके शारीरिक गुण होने का निषेध किया गया है वह ठीक नहीं, क्योंकि शरीर के गुण, रूप और गुरुत्व आदि भी एक दूसरे से भिन्न और विलक्षण हैं। जबकि शरीर के भिन्न भिन्न गुणों में परस्पर विरोध होने पर भी उनको शरीर का गुण माना जाता है। तो चेतनता अर्थात बुद्धि का रूप आदि से विरोध होने पर उसको शरीर का गुण क्यों ना मान लिया जाए? इसका उत्तर देते हैं 59वां सूत्र उत्तर पक्ष। वादी ने जो ये कहा है कि शरीर के गुणों में भी परस्पर विरोध है, ये ठीक नहीं, क्योंकि सब शरीर के गुण इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं। इंद्रिय ग्राह्य होना उनमें एक ऐसा धर्म है जो सब में पाया जाता है। एक ही शरीर में रहने और इंद्रियों से ग्रहण किए जाने के कारण रूप आदि गुण सजाती हैं। चेतनता का किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता, इसलिए वह शरीर का गुण नहीं हो सकती, किंतु अतीन्द्रिय आत्मा का धर्म है। यहां तक बुद्धि की परीक्षा हुई। अब मन की परीक्षा आरंभ करते हैं। मन प्रति शरीर में एक है या अनेक? इस प्रश्न का उत्तर देती है